Okay, students. We are finding the percentage of the profit. How to find the percentage of the profit or percentage of the loss? So that is the profit or loss, whatever it is. This is profit, so we'll take the profit 178 divided by the cost price. Cost price is 480. It is also written of the cost price, of the cost price CP, multiplied by 100. Profit divided by the cost price multiplied by the 100, that will be the profit percentage. Now calculate it. What is the answer? 37. 35. And here we will write the percentage. 35% is the profit percentage. Sir, 37. G? 37 are. 37. 37 profit percentage. 37% is the profit percentage. जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज का साइन डाल देंगे. जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, अपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज किसी चीज की, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उस रेशियो को, उस फ्रैक्शन को, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So this is the profit percentage. So profit percentage or the loss percentage always be calculated upon the cost price. So profit हो या loss हो, उसको हम cost price से divide करेंगे और फिर 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे. याद रखिए, सेल प्राइस से डिवाइड नहीं करना इसको. प्रॉफिट या लॉस को सेल प्राइस से डिवाइड नहीं करना, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है. तो कॉस्ट प्राइस से हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो हमने जो इन्वेस्ट किया था वो कॉस्ट प्राइस इन्वेस्ट की थी, सेल प्राइस इन्वेस्ट हमने नहीं की. हमने तो कॉस्ट प्राइस इन्वेस्ट की थी. तो कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इस तरह हम सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं. Question number 11. A retailer buys TVs for 425 pounds. He must then pay VAT at 21%. VAT means value added tax. This is the government tax, value added tax. Just like over here in Pakistan, we are paying the sale tax. So in Britain, it is the VAT, it is called VAT, value added tax. A retailer buys TV for 425%. He must then pay VAT at 21%. तो उस पे वो 21% VAT भी पे करता है. What price should he charge if he is to make a profit of 25% of the cost price? तो उसको क्या, किस उस पे बेचना चाहिए इसको कि वो उसको 25% प्रॉफिट पर बेच सके. तो क्या उसकी सेल प्राइस होनी चाहिए, ये हमने कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. बाइंग प्राइस है उसकी, जिस पे बाई कर रहा है, कॉस्ट नहीं है ये. कॉस्ट तो फिर कॉस्ट, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट में तमाम चीजें शामिल हो जाती हैं कि आपने जितने में आपने खरीदी कोई चीज, फिर आपने वहां उसको ट्रांसपोर्ट किया वहां से अपने शॉप पर, अपने स्टोर पर, अपने शोरूम पर, जहां भी, वो भी उसमें शामिल करेंगे.
जो आपने टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को वो भी उसमें शामिल करेंगे, वो सब मिला जुला कर जो पड़ेगा वो कॉस्ट कहलाती है। वो क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है। सिर्फ जो खरीदनी है आपने वहां से वो कॉस्ट नहीं कहलाएगी, क्योंकि अगर आप उस 5 रुपए की चीज खरीदते हैं सपोज, यानी 500 रुपए की चीज खरीदते हैं, या पाकिस्तान के कराची की बात कर रहा हूँ, अपनी शॉप पे लाकर उसको आप उसपे तो आपको गए और आए, आपको किराया भी तो उसमें लगा ना, तो वो भी तो आपकी कॉस्ट में आया ना, वो भी तो खर्चा हुआ आपका, तो वो भी उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसको मिला के फिर देखेंगे अब कितने में पड़ गई हमें, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट। फिर उससे ज्यादा में हम बेचेंगे उसको, उससे ज्यादा में हम उसको बेचेंगे ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। तो बाइंग प्राइस इसकी थी 658। वीएटी 21% उसने दिया। वीएटी रेट क्या है? 21%। सर बाइंग प्राइस 425 थी, 425 बाइंग प्राइस। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने क्वेश्चन नंबर ये 9 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 425, बिल्कुल सही है, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया था। 425, वीएटी है 21%, ये रेट है वीएटी का। तो वीएटी कुल उसने पेमेंट कितनी की? वीएटी विल बी इक्वल टू 21% ऑफ 425, 21 अपॉन 100 इंटू 425। तो कितना वीएटी बना उसका? जी बताइए बेटा, कितना वीएटी बना? सर 89.25। 89.25, ये इसका वीएटी उसने 89.25 ये वीएटी हो गया। अब हम कॉस्ट निकाल लेंगे, बाइंग प्राइस प्लस द वीएटी। कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 425, ये उसकी बाइंग प्राइस थी, प्लस 89.25 ये इसका वीएटी था। तो कितना बन गया ये? 514.25। 514.25, ये इसका भी कॉस्ट प्राइस बन गई भाई। अब वो क्या चाह रहा है? एंड अ प्रॉफिट ऑफ a retailer a retailer buys TV, what price should he charge if he is to make a profit of 25% of the cost price? 25% कॉस्ट प्राइस का वो ले रहा है, तो कितना प्रॉफिट उसको लेना चाहिए? प्रॉफिट 25% ले रहा है, सो 25 अपॉन 100 इंटू 514.25। जी कितना आ जाएगा आंसर? प्रॉफिट वो कितना हो जाएगा उसका? जी सर कर रहा हूँ। अब्दुल्ला हारून सर 128.56 28.56 128.56 ये इसका प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट है, तो सेल प्राइस उसकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट इतनी थी, ये भी वो उससे वसूल करेगा कस्टमर से, और जो उसने प्रॉफिट डिसाइड किया है वो भी उससे वसूल करेगा। तो कितनी हो जाएगी टोटल कॉस्ट प्राइस? अच्छा सॉरी, सेल प्राइस। सर 642.81 642.81 ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई भाई। अगर वो 25% प्रॉफिट लेता है तो कितना प्रॉफिट लेता है? वो 25% प्रॉफिट लेता है, तो वो इतने में बेचेगा तो उसको 25% प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो इतने में बेचता है तो 25% उसको प्रॉफिट मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। इससे कम में बेचेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट रेट ज्यादा हो जाएगा, वो 25% से बढ़ जाएगा अगर ज्यादा में बेचेगा तो।
तो इस तरह हम निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट भी निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो तो हम उसे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट परसेंटेज को हम उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये हमने पहले प्रॉफिट निकाला, फिर हमने सेल प्राइस निकाली। हम डायरेक्ट भी सेल प्राइस निकाल सकते हैं प्रॉफिट निकाले बगैर। प्रॉफिट निकाले बगैर डायरेक्ट भी सेल प्राइस निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो बताता हूं आपको। सर ये अगर हमारे पॉइंट के बाद वैल्यूज चेंज आ रही हो तो उससे फर्क पड़ता है? चेंज कैसे आएंगी बेटा? जब आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो उसमें चेंज तो नहीं आनी चाहिए। मैनुअली में चेंज हो जाती है, कैलकुलेटर से चेंज तो नहीं आनी चाहिए। जी सर। हाँ, कैलकुलेटर से तो आप बेटा, सबका कैलकुलेटर तो जाहिर है वो एक जैसा कैलकुलेट करेगा ना, उसमें चेंज तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप मैनुअली कर रहे हैं उसमें तो चलो थोड़ा बहुत इंसान वो है कि गलती हो गई कुछ। हाँ, उसमें चेंज उस वक्त आ सकते हैं जब आपने नंबर को गलत दबा दिया। जी सर। कैलकुलेटर से जब कर रहे हैं तो उसमें सबका एक जैसा ही आंसर आना चाहिए। एक जैसा नहीं आ रहा है इसका मतलब शायद आपने कोई गलत नंबर दबा दिया, 25 की जगह 35 कर दिया। हो जाता है ना मिस्टेक नंबर दबाने में कैलकुलेट, इसलिए जी सर। दोबारा चेक कर ले। रीचेकिंग का यही मकसद है कि उससे आपकी गलती मिस्टेक जो भी है वो रिमूव हो सके। तो बहरहाल ये हमारा है, मैंने बताया पहले प्रॉफिट निकाला हमने, फिर हमने उसका सेल प्राइस निकाली। हम डायरेक्ट भी सेल प्राइस निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी सेल प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे तो ये 25 डिवाइडेड बाय, जी? क्या कह रहे हैं ये जो आप? प्रॉफिट आई एम जी, सेइंग कि जो प्रॉफिट है ये 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5.425 है, राइट? यस। बट जब कर रहे हो तो ये 12856 25 दिखा रहा है। 25 दिखा रहा है ना, हमने 2 डेसिमल तक लेना है बेटा। वी हैव टू टेक अप टू ओके 2 डेसिमल प्लेस। So we will take the 2 decimal. After that, if it is 5 or more than 5, we will add 1 over there. If it is after 6, there is less than 5, 4 or less than 5. So it will become as it is. That is called the rounding down. हमने down कर दिया। 562 था, 562 था, हमने 560 कर दिया, डाउन कर दिया उसको, राउंडिंग डाउन कर दिया उसको। और अगर वहां 5 होता और मोर देन 5 होता, 565 होता, तो हम 565 की जगह हम इसको 7 कर देते, उस 5 को रिमूव कर देते, तो 570 हो जाता वो। आफ्टर डेसिमल इफ दिस इज देयर इज 000, इट मींस देयर आर 0 zeros। तो ये 2.5 का क्या करेंगे हम लोग? लाइक जी 2.5 कौन सा 2.5? दिस इज, ये तो 2.5 है। एंड में जब इसको करके सॉल्व करते तो आंसर 12856.25 नहीं नहीं, 0.25 उसको आ रहा नहीं, हमने रिमूव कर दिया ना, यहाँ जो लिखा वही ऐड करेंगे, जो हमने यहाँ लिखा है उसी को ऐड करेंगे। और ये तो 2 डेसिमल है, ऑलरेडी 2 डेसिमल है, इनको थोड़ा हमने रिमूव करना है 2 डेसिमल तक। ये सिर्फ मॉनिटरी प्रॉब्लम के लिए 2 डेसिमल, अदरवाइज यू हैव टू गिव द आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अगर मॉनिटरी प्रॉब्लम नहीं है, मॉनिटरी प्रॉब्लम मीन द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग मनी, मॉनिटरिंग प्रॉब्लम्स मीन द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग मनी, वेयर मनी इज इन्वॉल्व्ड, डॉलर, पाउंड्स, रुपीज एटसेट्रा। So we will use 2 decimal places, not more than 2 or neither less than 2. We have to take 2 decimal place. अगर कोई डेसिमल नहीं है तो सही है, अगर डेसिमल है तो 2 डेसिमल प्लेस तक हमने उनको राउंड करना है। 1 डेसिमल तक नहीं लिखना। अगर 1 डेसिमल हमारे पास आंसर आ रहा है तो आगे हमने 0 डाल देना है ताकि वो 2 डेसिमल हो जाए, और अगर 2 से ज्यादा है तो हमने उसको राउंड कर देना है 2 डेसिमल प्लेस तक। ओके, तो ये मैंने एक बताया आपको कि डायरेक्ट हमने पहले प्रॉफिट निकाला, फिर हमने कॉस्ट सेल निकाली। हम डायरेक्ट भी सेल निकाल सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड द डायरेक्ट सेल प्राइस? सपोज कॉस्ट प्राइस इज 100, $25% प्रॉफिट ले रहा है भाई वो,
तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 की चीज उसने खरीदी है, उसको 100 की पड़ी है एक चीज, अब वो 25% प्रॉफिट ले रहा है, तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 पे 25 प्रॉफिट ले रहा है तो 125 हो जाएगी। 100 प्लस 25% प्रॉफिट है तो 100 पे 25 ले रहा है, तो इट विल बिकम 125, isn't it? It is 125. तो सेल प्राइस 125, हमने एक्चुअल सेल प्राइस निकालनी है, दैट वाज द सपोज सेल प्राइस। एक्चुअल सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, तो 125 अपॉन 100 into the cost price. Cost price was 514.25. इसको कर ले, ये डायरेक्ट हमारे पास सेल प्राइस आ गई, हमने प्रॉफिट नहीं निकाला इसमें, हमने पहले प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ कैलकुलेट इट। जी हाँ भाई बताए ना। सर वही सेम आंसर आ रहा है। क्या? वो तो बिठा दिया मैंने। 642.81 642.81 और वही आना चाहिए आंसर। तो ये हमने सर। डायरेक्ट किया, ये हमने डायरेक्ट कर दिया सपोज करके, कि सपोज 100 है तो सेल प्राइस 125 हो जाएगा, क्यों 25 प्रॉफिट ले रहे हैं, 25%, 100 पर 25 ले रहे हैं, हमने 100 इन्वेस्ट किया तो 25 हम प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 125 में बेचेंगे, तो उसको हमने 120 सेल प्राइस निकालनी है, तो सेल प्राइस अपॉन द सपोज सेल प्राइस अपॉन द सपोज कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट प्राइस। तो ये हम डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल, प्रॉफिट निकाल अगर वो के। प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, सिर्फ सेल प्राइस सर। पूछ रहा है, तो डायरेक्ट सेल प्राइस निकाल लें भाई। लेकिन अगर वो प्रॉफिट पूछ रहा है तो फिर आप पहले प्रॉफिट निकालें फिर ऐड कर दें, वो भी तरीका सही है, या फिर सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो फिर आप प्रॉफिट निकाल लें। अगर वो प्रॉफिट पूछ रहा है, अगर प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, सिर्फ सेल प्राइस पूछ रहा है, तो डायरेक्ट सेल प्राइस निकाल सकते हैं, या पहले प्रॉफिट निकालें फिर उसको ऐड करके आप सेल प्राइस निकाल लें, ये तरीका है। और अगर प्रॉफिट पूछ रहा है तो पहले प्रॉफिट निकाल लें, फिर उसमें ऐड करके सेल प्राइस निकाल लें, दोनों पूछ रहा है। अगर सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा है तो सिर्फ प्रॉफिट निकाल लें, सेल प्राइस निकालने की जरूरत ही नहीं है। जी सर, थैंक यू। मोहम्मद खिजर हयात। ओके, now question number 12. 154 students attend a math lecture. 154 students attend a math lecture. If 22 students are absent, calculate the percentage of the students absent. तो कैसे करेंगे भाई? ये तो बहुत आसान है। 154 स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास में, जिसमें से 22 एब्सेंट हैं। नहीं, 154 स्टूडेंट्स अटेंडेड अ मैथ्स क्लास, प्रेजेंट 154 हैं, प्रेजेंट 154 हैं और एब्सेंट कितने? 22। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स एब्सेंट। कौन आ गया भाई? सैयद हमजा। सर एब्सेंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल यही होगा, लेकिन टोटल का क्या लेंगे, एब्सेंट क्या लेंगे? सर एब्सेंट 22 है और टोटल 176 सर टोटल है। 176 टोटल हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो पहले हम टोटल निकालेंगे, फिर हम एब्सेंट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे पास प्रेजेंट कितने हैं? 154
एब्सेंटीज कितनी है? 22। सर तो कैमरा टोटल थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। जी, अच्छा हाँ सही है, ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 154 प्लस 22 176। तो टोटल पे परसेंटेज निकलती है, याद रखिए। एब्सेंट की निकालनी है तो एब्सेंट अपॉन 166 इंटू 100, तो एब्सेंट परसेंटेज। ये देखिए बेटा, मैं छोटा सा जीरो बनाता हूं, ये याद रखिए, डॉट नहीं बनना। अक्सर बच्चे यूं कर देते हैं परसेंटेज, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वी हैव टू पुट द स्मॉल जीरोस, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह करना है। ये डॉट नहीं लगाने, याद रखिए। अक्सर बच्चे मैंने देखा है डॉट लगा देते हैं, और पता नहीं कहां से उन्होंने देख लिया। आपको किसी बुक में डॉट नहीं मिलेगा, आपको कैलकुलेटर में डॉट नहीं मिलेगा, छोटे जीरो लिखे हुए मिलेंगे। तो ये हमने एब्सेंट परसेंटेज निकालने, तो 22 एब्सेंट है, डिवाइडेड बाय 176 इंटू 100, और परसेंटेज का साइन जरूर डाल दीजिएगा 100 के बाद। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, क्या आंसर आएगा बेटा? व्हाट इज द आंसर? 38.72. 38.72%। सर 12.5 आ रहा है आंसर। जी सर मेरा भी 12.5 आ रहा है। 12.5 12.5। हाँ बिल्कुल सही है, वो सही होगा। ये गलत है, मुझे भी सर गलत लग रहा था। मेरा भी 12.5 ही आ रहा है। हाँ वो सही है, वो सही है बेटा, ये गलत है। मुझे मैं देख रहा था कि मुझे गलत लग रहा था कुछ, क्योंकि बहुत कम है। 38 तो 40% तकरीबन हो गया। 100 में से 40 हो, ये तो 200 के करीब है, तो 80 होने चाहिए। जी सर। 38 तो तकरीबन 40 हो गया ना बेटा, 40% यानी 100 में से 40। तो ये तो 100 से ज्यादा है, और यहाँ 40 से ज्यादा होने चाहिए एब्सेंट, जब हम 38 कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ 22 है, तो कम होना चाहिए था। तो ये सही है, ये सही होगा। और अगर आपने फर्दर चेक करना है तो 12.5 अपॉन 100 को 176 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको वो 22 आना चाहिए आंसर। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो इस परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई कर दें टोटल से, तो ये आंसर आना चाहिए। ये वेरिफिकेशन है। तो ये तो एब्सेंट परसेंटेज थी। अगर आपको कहा जाए प्रेजेंट परसेंटेज, तो 154 अपॉन 176 मल्टीप्लाई बाय 100% कर दें। अगर आपको कहा जाए प्रेजेंट परसेंटेज, तो प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100%, so you will get the present percentage. So that was जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो छोड़ दिए, वो आप लोग को कर लेने हैं खुद ही, और प्रैक्टिस करनी है बेटा आपने। ओके सर। ये मैं होमवर्क नहीं देता, ये आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। इसको आप होमवर्क मत कहा कीजिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये अगर बुक है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है खरीद ले, नहीं खरीदते डाउनलोड कर ले वेबसाइट से, कीट की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर ले। बुक का नाम और उसका ऑथर का नाम, बुक का नाम और ऑथर का नाम लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी बुक, उसको डाउनलोड कर ले आप पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इस सर तरह ऑथर का नेम बता दें। बुक तो हो जाए। बुक का नाम है बेटा एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। एसेंशियल सर ऑथर मैथमेटिक्स, का नेम। ऑथर का नेम है ट्रीजा ब्रेडले, ओके सर, थैंक TERESA ब्रेडले, BRADLEY। तो ये आप उस पे वेबसाइट पे जाएंगे, लाइब्रेरी में, डिजिटल लाइब्रेरी हमारी जो है कीट की लाइब्रेरी में, तो वहां ये आपको बुक मिल जाएगी, वहां से भी डाउनलोड कर सकेंगे। दोनों बुकें मिल जाएंगे, बडनिक की भी और ये ट्रीजा ब्रेडली की भी। बडनिक की बुक भी मिल जाएगी आपको,
और ये भी मिल जाएगी। दोनों बुक आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना जो वो है कि आप खरीद ले तो ज्यादा अच्छा है। 400-500 से ज्यादा की बुक नहीं होती है, आप खरीद लें तो एक आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा, किसी और के भी काम आ सकती है वो बुक्स। तो वो मेरे मेरे ख्याल में तो वो ज्यादा बेहतर है। बाहर जो जो आप मुनासिब समझें, डाउनलोड की एक फैसिलिटी है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये मैं भी एक्सरसाइज तो मैं भी भेज देता हूँ, लेकिन ये है कि आपको एग्जाम्पल वगैरह तो इसमें पूरी देखनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे तो, और बाज़ औक़ात मैं एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ क्विज़ेस के लिए और एग्जाम के लिए। बाज़ औक़ात मैं उससे भी सिलेक्ट करता हूँ, तो इसलिए जो है आप एग्जाम्पल वगैरह भी देखा करें। और बाज़ औक़ात, और ज़रूरी नहीं मैं बुक क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करूं, जो बुक में है, एग्जाम्पल में है या एक्सरसाइज में, नहीं, मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चन देता हूं। आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए कैसे करना है, आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए, मेथड सीखना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस में एकदम मैन परफेक्ट वाली सिंपल सी बात है। मेथड सीख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको आ जाएगा। सिर्फ मेथड सीखना काफी नहीं होता, ये स्किल वर्क है। मैथमेटिक्स इज स्किल वर्क, इसमें आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस छोड़ देंगे भूल जाएगा सब कुछ, क्योंकि मैथमेटिक्स आम रूटीन में तो रहता नहीं है। लैंग्वेजेस जो है, उर्दू है, इंग्लिश है, ये आम रूटीन में रहता है, तो आदमी इतना जल्दी भूलता नहीं है। कि मैथमेटिक्स जो है ये नहीं करोगे भूल जाओगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन। Equation of a straight line. ये स्ट्रेट लाइन होती है इस किस्म की, सॉरी स्ट्रेट नहीं रही, ये स्ट्रेट लाइन है। जनरल इक्वेशन इसकी इस किस्म की होती है। ax plus by is equal to c। ये इसकी जनरल इक्वेशन है, यानी x होगा, y होगा, उनके साथ कोई कोएफिशिएंट होगा और कांस्टेंट होगा। ये जीरो भी हो सकता है और इसमें से ये भी जीरो हो सकता है, तो ये सिर्फ ये x बच जाएगा, और x a भी जीरो हो सकता है, तो ये खत्म हो जाएगा, by बच जाएगा। इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, इक्वल टू का कुछ नंबर भी हो सकता है। ए बी सी दे आर सम कांस्टेंट्स, कुछ नंबर हो सकते हैं ये। लेकिन खास बात जो है वो ये है कि x और y की पावर 1 होती है इसमें। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x और y की पावर 1 होती है, इसीलिए ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। जरूरी नहीं है दोनों वेरिएबल हो, एक वेरिएबल भी हो सकता है, दोनों वेरिएबल भी हो सकते हैं। और अगर हम 3 डायमेंशन में कर रहे हैं तो 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, z भी हो सकता है, अगर 3 डायमेंशन में हम चले जाते हैं तो। लेकिन खास बात यह है, जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर्स 1 होंगी। दे मस्ट हैव पावर 1, therefore they are called the linear equation। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, the power of the variable must be 1। if there is power not 1, it may be 2 square or it may be 3, so this is not the equation of a straight line।
This will not be the equation of a straight line if x or y has power more than 1. If they don't have the power 1, or they have more than 1 or less than 1, 1/2 or 2 or 1/3, etc. So they will not be the equation of a straight line. The straight line equations only have power 1, variables power 1. Variable may be 1, variable may be 2, variable may be 3. But the power should be 1. So this is called the straight line equation. अच्छा, सर ये अब चैप्टर 2 है ना? ये इसके बाद वाला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है. ओके. अब हम क्या इसमें हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हमने फाइंड आउट करनी है. ये मैंने जनरल इक्वेशन बताई, इस किस्म की इक्वेशन होगी. एक x के साथ कांस्टेंट होगा, एक y के साथ कांस्टेंट होगा, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी साइन होगा, और इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा या सम जीरो होगा. इक्वेशन में इक्वल तो होना जरूरी है, क्योंकि इक्वेशन हम बता रहे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन, तो इक्वेशन में इक्वल का साइन होना जरूरी है. तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं, जिसमें x और y z जो भी वेरिएबल्स है उनकी पावर सिर्फ 1 होती है. 1 से ना ज्यादा होगी ना कम होगी ना नेगेटिव होगी. पॉजिटिव 1 होगी पावर. एक वेरिएबल होगा तो उसकी भी पावर पॉजिटिव 1 होगी. 2 वेरिएबल होंगे, दोनों की पावर पॉजिटिव 1 होगी. और एक टर्म में एक वेरिएबल होगा. बीच में प्लस माइनस है तो वो प्लस माइनस का साइन एक टर्म को अलग अलग करता है. अगर बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, सो दैट इज ओनली द सेम टर्म. एक ही टर्म है फिर वो सब. सर आपकी आवाज डबल डबल आ रही है. डबल आ रही है? नहीं बेटा, ये फिर आपके कुछ में गड़बड़ है. यहाँ से तो सही है, मुझे तो डबल नहीं आ रही. तो आपके कुछ सिस्टम में गड़बड़ होगी. सर इनका इको हो रहा होगा. हाँ, आपका इको हो रहा होगा. सबको नहीं आ रही बेटा, सबको तो सही आ रही है. अभी मोहम्मद शुएब ने बताया इनकी भी सही आ रही है, तो आपका कुछ हिस्सा सिलसिला होगा वो. अच्छा, अब हम इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे. मुख्तलिफ है. एक ये है कि हमें ये तो जनरल इक्वेशन है. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी इसकी? y is equal to mx plus c. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है. m क्या है? स्लोप है. m is called the slope. How much the line is tilting? कितने टिल्ट कर रही है वो? जैसे ये टिल्ट कर रही है उस तरफ, इस तरफ टिल्ट करेगी तो नेगेटिव होगा, इस तरफ टिल्ट करेगी तो m पॉजिटिव होगा. m is the slope and c is the y intercept. यानी y एक्सिस को ये किस पॉइंट पर कट कर रही है. x और y तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो वेरिएबल्स कहलाते हैं. ये नहीं होंगे तो इक्वेशन ही नहीं होगी. x या y में से दोनों अगर नहीं होंगे, सब नंबर्स ही होंगे, तो वो फिर इक्वेशन नहीं होगी. इक्वेशन में x या y या x और y दोनों का होना जरूरी है, या किसी एक का होना जरूरी है, तो ही इक्वेशन बनती है बेटा. तो m स्लोप है, कितना ही टिल्ट कर रही है. इस तरफ टिल्ट कर रही है तो पॉजिटिव होगा, उस तरफ टिल्ट कर रही है, यूं है, इस तरफ टिल्ट कर रही है तो नेगेटिव होगा ये m. और c क्या है? y इंटरसेप्ट है कि y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है. ये अगर हम एक्सिस बना लें, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, तो ये लाइन इस पॉइंट पर कट कर रही है तो ये इसका c पॉइंट होगा, और ये वाली लाइन इस पॉइंट पर कट कर रही है तो ये इसका c होगा. तो ये इसका c होगा. तो c is the point where the line is intersecting the y axis. y axis किस पॉइंट पर कट कर रही है वो c कहलाते हैं. इस लाइन का c ये है, इस लाइन का c ये है. यहाँ पर ये y एक्सिस को कट कर रही है, और नीचे भी कट कर सकती है ये लाइन. यूं अगर है तो यहाँ भी कट कर सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है. ये नेगेटिव c हो जाएगा, ये नेगेटिव c हो जाएगा.
तो इस तरह जो है ये m ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये m स्लोप कितना लाइन टिल्ट कर रही है, इस तरफ कर रही है या उस तरफ कर रही है, दैट इज m। और c क्या, y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को किस किस पॉइंट पर ये कट कर रही है लाइनें, वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब हम चलते हैं हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन। पहला मेथड ये है कि हमें y इंटरसेप्ट दिया जाए और स्लोप दिया जाएगा, तो हम यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। व्हेन द y इंटरसेप्ट एंड स्लोप इज गिवन। तो सर डिफरेंट ये लाइन वाला प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। कौन सा बेटा, ये लाइन कट कर रही है y एक्सिस को, ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा। ये लाइन कट करिए यहाँ पर y एक्सिस को, तो ये इसका y इंटरसेप्ट कहलाएगा, यानी c की वैल्यू। और ये लाइन इस जगह कट कर रही है, तो ये इसका y इंटरसेप्ट कहलाएगा, यानी c की वैल्यू ये होगी जो भी यहाँ होगी। ये सपोज -2 है तो यहाँ